हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ PYQs जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का MCQ करेंगे। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूवल करने के लिए संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित करना होता है। जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, इनको अगर हटाना है तो इसके लिए सबसे पहले संकल्प जो है प्रस्तावित करना होगा राज्यसभा से। ये भी कौन बहुमत से? प्रभावी बहुमत से। ठीक है, अब ये बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो दूसरे पेज पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं बहुमत का टाइप्स। ठीक है, ये जैसे देखते हैं बहुमत। बहुमत जो है ना, 3 टाइप्स का होता है। ठीक, सबसे पहले साधारण बहुमत, दूसरा हो जाएगा प्रभावी बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत किसको कहते हैं? इसमें ना 50% + 1 किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जितना लोग आया हुआ है, उपस्थित है, उसका 50% + 1 चाहिए। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है टोटल सीट कितना है? 545। इसमें अभी प्रभाव में कितना है? अभी प्रभाव में है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कुछ लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, कुछ लोग इस्तीफा दे चुके होंगे, तो मान लेते हैं कि 540 अभी प्रभाव में हैं, तो इन सभी का बहुमत अगर होगा उसको कहेंगे प्रभावी बहुमत। ठीक है, इस प्रभावी बहुमत से कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति, इन सभी को रिमूव करने में प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हटाने में। चलिए अब आ जाते हैं विशेष बहुमत पर। विशेष बहुमत ये 3 टाइप्स का होता है, इसको दूसरे पेज में समझते हैं कौन कौन है वो 3 टाइप्स। स्पेशल, मेजोरिटी, 3। पहला है 2/3 बहुमत से सीधा 2/3 बहुमत। दूसरा है 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, लेकिन वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से कम नहीं होना चाहिए, क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ अभी। तीसरा है कुल सीट जो है 545, इसका 2/3 होना चाहिए, 2/3 बहुमत। ठीक है, ये जो है तीसरा वाला टाइप्स का, ये इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक भी सीट वैकेंट है तो ये वाला उसमें उपयोग नहीं कर सकते। ये उपयोग कहाँ होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में। डेट मीन्स कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो पूरा सीट फिलअप होना चाहिए, सारा भरा रहना चाहिए। ठीक है, और ये 2/3 + 50% + 1 का क्या मतलब हुआ? ये है कि 2/3 होना चाहिए और वो 50% जो सीट होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो संवैधानिक अधिकारी है, जैसे कि CAG है, CEC है, इन सभी के रिमूवल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और 2/3 बहुमत, ये जो फर्स्ट टाइप्स वाला है, इसका उपयोग किया जाता है 249 में आर्टिकल, और आर्टिकल 312 में। ये क्या है इसको आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे था, ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केवल लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद जब उपराष्ट्रपति को 25 के बारे में पूछा है, अगर राष्ट्रपति को करना हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और इन पर कौन सा महाभियोग लगता है? आर्टिकल कितना में दिया गया है? ये 61 में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं कौन? इसमें से ये जो है ना KV सुंदरम, ये कभी नहीं रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति, देखिए जैसे ही अगर आपको संघ दिखे ना, तो इसका आंसर ज़्यादातर केस में होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ जहाँ दिखे। उसके बाद इसमें और कौन है? अंबेडकर जी, ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति। ठीक है, तो हो जाएगा अंबेडकर जी। JB कृपलानी क्या थे? ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर के BB कॉलेजिएट में भी पढ़ा रखे हैं, BHU में भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राजनीतिक न्यायिक पद्धति के लिए PIL लाया गया था, PIL मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये उस समय न्यायमूर्ति कौन थे? उस समय न्यायमूर्ति PN भगवती थे और कृष्णा स्वामी, AN कृष्णा थे। ठीक है, PN भगवती। ये PIL क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनहित में, जैसे ये गरीबों के लिए लाया गया था कि जो लोग अपना मुकदमा खुद से नहीं लड़ सकते, उनके लिए। जैसे इसमें क्या होता है कि अब खुद ही यही आदमी इसके लिए केस नहीं कर सकता, कोई NGO वगैरह भी इनके लिए केस कर सकता है। ठीक है, और इनका मुकदमा लड़ सकता है यदि वो जनहित में हो, तो ये व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ये तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद के रूप में कौन सा? निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। ठीक है, उसके अलावा और सब जो है या तो संसद के कानून से बना है या फिर ऑर्डिनेंस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का उस विधानसभा राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल का 50% हो, से अधिक नहीं होगा? ये जो है ये है 91वां संविधान संशोधन। ठीक, इसमें कहा गया था 15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि 200 545 है, ठीक है, 545, इसका 15% लगभग आएगा 81 के आसपास, यानी कि 80 + 1 PM टोटल यही आकार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है संविधान ये लाया कब गया था, संशोधन किया गया था, ये 2003 में संशोधन किया गया था। ठीक, और इसी के साथ में इसमें कुछ प्रोविज़न्स किए गए थे मिनिमम का, कि मिनिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा के लिए है इसमें मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोकसभा में मिनिमम इसके बारे में निर्धारित नहीं है, लेकिन विधानसभा में मिनिमम कम से कम 12 होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। एक मंत्रिपरिषद का आकार उसमें 12 कम से कम होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया था 91वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी को याद होगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है 52वां 92 वाले में, जिसमें कि कौन जोड़ा गया था? बोडो मास। इसका मतलब क्या हुआ? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और इसी के साथ साथ और कौन कौन सा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें कि 1967 में हुआ है, जिसमें जोड़ा गया है एक भाषा जिसका नाम था सिंधी। पहले एक बात ये जान लीजिए कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय कुल 14 भाषा था, टोटल 14 भाषा। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक जोड़ दिया गया सिंधी, वो हो गया कितना? 15। ठीक है, उसके बाद दूसरा किया गया है 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में। इसमें जोड़ा गया है नमक लैंग्वेज। नमक डैट मीन्स न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 3 यहाँ हो गया, 15 3 18 हो गया। और लास्ट में जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया है बोडमास, BODMAS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 4 हो गया कितना? 14, 1 15, 15 3 18, 18 4 22। तो टोटल अभी संविधान में कितने भाषा है? 22 भाषा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्य अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए इसका आंसर तो होगा सबसे पहले 5। इसमें क्वेश्चन जो है ना कन्फ्यूज़न होगा 5वीं और 6ठी में। 5वीं में क्या लिखा हुआ है और 6ठी में क्या लिखा हुआ है? चलिए फिर से उसी पे लेकर चलते हैं, समझते हैं क्या है 5वीं में और 6ठी में। देखिए अनुसूची 5, अनुसूची 5 और इधर अनुसूची 6। अनुसूची 5 में कहता है अनुसूचित क्षेत्र का, शेड्यूल्ड एरिया का, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, इसमें 4 राज्य को छोड़कर, किसका? अरुणाचल,
ठीक है, सॉरी, इसमें 4 राज्य का छोड़कर है, और वो कौन कौन है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो ये 4 स्टेट जो है ना बांग्लादेश से लगा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब को छोड़कर जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है उन सब का प्रशासन, ठीक है, किस में है? आर्टिकल शेड्यूल्ड अनुसूची 5 में। ठीक है, और अनुसूची 6 में क्या है? यही जो 4 राज्य है इनका प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, इन चारों राज्य का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कह रहा है अनुसूची 6 में। और इसमें अनुसूची 5 में कह रहा है इन चारों राज्य को छोड़कर जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासन। वैसे अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं कि ये जो है शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, ये हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र। ये हो गया अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन असम का, मिजोरम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। और इसी में आगे कौन सा है? 5वां हो गया, 6ठा भी हो गया। इसका आंसर तो हो जाएगा 5। क्या लिखा हुआ है इसमें? राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कौन करता है? तो 5 भी हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, और ये कह रहा है संघ शासित शामिल नहीं होना चाहिए। वैसे संघ शासित लेकर टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अपना शेयर करते हैं। और यहाँ केंद्र शासित को हटा दीजिए तो 3 है, 3 केंद्र शासित वाला है और 3 है स्टेट। 3 ऐसे स्टेट है जिसके पास खुद का अपना नहीं है। और वो कौन कौन है? जैसे पहला हो गया पंजाब, ठीक है, और हरियाणा, दोनों के दोनों चंडीगढ़ हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों बम्बई जो है उसको शेयर करते हैं। उसके अलावा असम, अरुणाचल, जो नॉर्थ ईस्ट का है ना, वहाँ सिर्फ त्रिपुरा के पास अपना एक हाई कोर्ट है। बाद बाकी सारा का सारा एक ही हाई कोर्ट जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर इसका निर्वाचन करा लेना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन बिना स्वीकृति के खर्च ना किए जाए? कौन करता है ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसको कहा जाता है पब्लिक फंड का, लोक वित्त का संरक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का आरंभ कब हुआ था? शून्यकाल का 1962 से शुरू है। ठीक है, नेक्स्ट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। ठीक है, वैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दोनों है, 23 एंड 24, लेकिन 24 जो है बच्चों से है संबंधित, 23 जो है ये सभी व्यक्तियों से। जैसे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? महिला का दुर्व्यवहार या फिर बालात श्रम, जो ज़बरदस्ती जबरन श्रम करवाते हैं उसके बदले में पैसा नहीं देते, ये सब है वो लिखा गया 23 में। ठीक है, और 24 में है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उन सभी को कारखाना में या फिर नुकसानदेह जो कारखाना है उस सब में काम पे नहीं लगाना है। 17 क्या है? अस्पृश्यता है। 19 क्या है? 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि 19 क्या क्या है? आर्टिकल 19 एक बार हम लोग देख लेते हैं इस पर। ठीक, आर्टिकल 19 का 1 में सब क्लॉज ए, इसमें कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। एक का फिर बी, इसमें क्या है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सी में क्या है?
घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी, ठीक है। और ई में क्या है, बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी गए वहाँ पे बस सकते हैं। एफ जो है ये संपत्ति से संबंधित था और इसको हटा दिया गया है, ठीक। अब ये एट प्रेजेंट एक्टिव नहीं है। और जो बचा जी, जी क्या है, जी जो है वो है व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? विधान परिषद का सृजन या समाप्ति अगर करना है ना, तो आपको करना होगा विधानसभा से पहले, जो विधानसभा है वहाँ से पहले पास करवाना होगा इसको, ठीक। वहाँ से पास हो जाएगा तो संसद इसको साधारण बहुमत से पास कर देगी। तो अगर बनाना है तो बन जाएगा और हटाना है तो हट जाएगा। तो इसको कौन करेगा? राज्य विधानसभा के संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा सृजन किया जा सकता है या फिर समाप्ति किया जा सकता है। वैसे अभी 6 स्टेट में है विधान सभा, और कौन विधान परिषद किस किस में है आप लोग कमेंट में नाम लिखिएगा, ठीक है। कुछ काम आप लोग भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितना दिन के अंदर? 6 महीना के अंदर में भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस अधिकार क्षेत्र में आता है वह है। देखो, जब केंद्र और राज्य के बीच में विवाद आता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसको प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और अपीलीय का क्या मतलब हुआ? अपीलीय का मतलब होता है पहले हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद अपील के द्वारा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो डायरेक्टली यहाँ से अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। इसको कहते हैं अपीलीय अधिकार। परामर्शदात्री अधिकार का मतलब क्या है? ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। परामर्श मतलब राष्ट्रपति को ये परामर्श दे सकते हैं किसी कानूनी विषय पर, ये काम करना चाहिए, सही होगा या गलत होगा, ठीक है। संवैधानिक अधिकार का मतलब है संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें किसी चीज़ की व्याख्या करना है, ठीक है, कि ये क्या होता है, वो आता है संवैधानिक अधिकार। ये भी केवल और केवल हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है, कौन ले सकते हैं? पीछे भी जस्ट बताए हैं, उसका नाम है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय से किसके द्वारा लेते हैं? यह लिखा गया है आर्टिकल 143 में, ठीक है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं आर्टिकल किसके तहत? 149 के तहत, 143 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो पहले तो जम्मू कश्मीर था लेकिन अब तो सब नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत का जो संघ है, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत संवैधानिक अध्यक्षात्मक क्या है? तो भारत जो है एक संसदीय प्रजातंत्र है। क्या मतलब होता है ये संसदीय प्रजातंत्र का मतलब? चलिए फिर इसको समझने के लिए दूसरे पेज पे चलते हैं। क्या है ये? देखिए, जो लोकतंत्र होती है ना, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र, ठीक है, इसकी जो व्यवस्था है 2 टाइप से है। एक है या तो होगा वो संघात्मक या तो होगा वो एकात्मक, ठीक है। अब ये संघात्मक है, अब इसके अंदर आते हैं और फिर इसके अंदर क्या है? संघात्मक में एक जगह हो सकता है या तो संसदीय व्यवस्था या तो अध्यक्षीय, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल अध्यक्षीय, ठीक है। या तो यहाँ हो सकते हैं पार्लियामेंट्री या संसदीय, या फिर हो सकता है प्रेसिडेंशियल मतलब अध्यक्षीय, ठीक है। अब जैसे कहाँ कहाँ है?
पहले देख लीजिए, सबसे पहले है लोकतंत्र, ठीक है। इसका दो स्वरूप हो सकता है, या तो संघात्मक होगा, कोई भी देश में लोकतंत्र दो टाइप से हो सकता है, या तो वो संघात्मक होगा या तो एकात्मक होगा। और अगर वो संघात्मक है तो उसके अंदर में भी देखेंगे कि वो संसदीय है, पार्लियामेंट्री है, या फिर प्रेसिडेंशियल है। अब उदाहरण देते हैं, जैसे संघात्मक, अपना देश जो भारत है वो संघात्मक है। संघात्मक के अंदर कौन सा है? संसदीय है, क्योंकि हम लोग के यहाँ संसद के द्वारा ही कानून बनते हैं, ये सब है। लेकिन इसी जगह पे अमेरिका को देखते हैं, यूएसए जो है वो संघात्मक तो है लेकिन संसदीय नहीं है, वो जो है अध्यक्षात्मक है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जैसा कोई ये सब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है एकात्मक, एकात्मक में भी सेम। अब देखिए पार्लियामेंट्री, जैसे कि ब्रिटेन में जो है अध्यक्ष एकात्मक स्वरूप है। एकात्मक स्वरूप, संघात्मक स्वरूप, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिर ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसको हम लोग डिटेल लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको धीरे धीरे करके बेसिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रेसिडेंशियल में देख लेते हैं फिर कौन सा, एकात्मक में, और प्रेसिडेंशियल में कौन है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना, ठीक है। वो एकात्मक है और प्रेसिडेंशियल है, मतलब वहाँ पे भी एक राष्ट्रपति होते हैं, जैसे चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें? राष्ट्रपति पद्धति में जितनी समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो निहित होती है राष्ट्रपति में, ठीक है। और ये जो है भारत में जो लिखा गया है इसके बारे में कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। वैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उससे पूछ देते हैं ये आर्टिकल किससे संबंधित है। जैसे 52 में क्या लिखा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 का 1 में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ना कि सारी जो राष्ट्रपति शक्तियाँ होंगी वो सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी। तीसरा लिखा हुआ 53 का ही 2 में लिखा हुआ है कि जितना जो रक्षात्मक शक्ति होगी वो सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में लिखा क्या हुआ है, 54 में लिखा हुआ है निर्वाचन का तरीका क्या होगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, ठीक है। 55 में लिखा गया है कि निर्वाचन किस पद्धति से होगा, एकल संक्रमण मत पद्धति से होगा। 56 में क्या लिखा हुआ है, 56 में लिखा हुआ है कि कितनी पदावधि, टर्म क्या होगा, टेन्योर क्या होगा। 57 में क्या लिखा हुआ है, 57 में पुनर्निर्वाचन की बात लिखी गई है। 58 में अर्हता के बारे में लिखा गया है। 59 में लिखा गया है कि हाँ इनकी राष्ट्रपति का ये सेवा और शर्त क्या है, सेवा एवं शर्त के बारे में लिखा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति की सेवा और शर्त के बारे में। 60 में क्या है, 60 में लिखा गया है शपथ के बारे में। 61 में क्या लिखा गया है, महाभियोग के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 में क्या लिखा गया है, 72 में है क्षमादान करने की जो पावर है राष्ट्रपति के पास वो, ठीक है। तो कम से कम इतना याद कर लीजिएगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे जी मांगलंकर। पहले ये स्पीकर थे और उनके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? कौन है ये? लोकसभा और राज्यसभा का सभापतित्व का संयुक्त अधिवेशन करते हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष अवेलेबल ना रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, उपसभापति, ठीक है। यहाँ ध्यान रहे सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए ये अध्यक्षता नहीं करते हैं संयुक्त अधिवेशन का। वैसे संयुक्त अधिवेशन के बारे में प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 10, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है आर्टिकल 108 में, ठीक है। वैसे संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं प्रेसिडेंट और इसके अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इनके न रहने पर उपाध्यक्ष, इनके भी न रहने पर राज्यसभा का उपसभापति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने करी थी? तो बलवंतराव मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत बोले थे कल नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बोला था कि DPSP कम से कम याद कर लीजिएगा आप।
वित्तीय निदेशक तो में कौन शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी मद निषेध है ही, काम का अधिकार है ही, और समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी है। मद निषेध किस में है? शराबबंदी 47 में है, आर्टिकल 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? भारत की संचित निधि दैट मीन्स कि जितने भी, इसमें देख लेते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। राष्ट्रपति का वेतन, देखिए राष्ट्रपति का जो भी वेतन मिलेगा या भत्ता मिलेगा सारा का सारा संचित निधि से मिलेगा। अब ये संचित निधि क्या बोला है? संचित निधि जो है भारत में जितना भी भारत सरकार अर्न करती है, पैसा कमाती है, वो सारा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। तो 3 फंड बना के रखा गया है। एक है कंसोलिडेटेड फंड जिसको बोलते हैं संचित निधि, ठीक है, एक है इमरजेंसी फंड, और एक है पब्लिक फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो संचित निधि में जितने भी पैसा होता है वो सब इसमें रखा जाता है, और इसी संचित निधि में से पैसा सबको दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सीएजी हो, इन सभी को पैसा यहीं से दिया जाता है संचित निधि से। और जो स्टेट वाला होगा, स्टेट के मुख्यमंत्री, इन सबको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो स्टेट का जो राज्य का जो संचित निधि होगा वहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये इमरजेंसी फंड क्या है? तो इमरजेंसी फंड में संचित निधि से कुछ पैसा निकाल कर इसमें डाल दिया जाता है, ताकि जब इमरजेंसी टाइम में पैसा की ज़रूरत हो तो इसमें से डायरेक्टली राष्ट्रपति पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे पैसा निकालने के लिए पूरा संसद बैठाना पड़ता है, और संसद फिर पास करेगी, उसके बाद ही इसमें से पैसा निकल सकता है। लेकिन इमरजेंसी फंड में से निकाल सकते हैं। तो इसका जो इमरजेंसी फंड में पहले पैसा कम था, अब इसको 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। इसमें इतना रुपया रखा रहता है इमरजेंसी में निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचित निधि पर भारित नहीं है। तो राष्ट्रपति को तो मिलता ही है। उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष एवं वेतन, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। वैसे जो राष्ट्रपति है ना, इनको वेतन भत्ता मिलता ही नहीं है। इनके पद को, उपराष्ट्रपति के पद को कृत्रिम महानता का पद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको तो पैसा मिलता है नहीं। उपराष्ट्रपति को जो भी पैसा मिलता है वो उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको पैसा मिलता है, ठीक है। इसीलिए इनको सभापति के रूप में पैसा मिलेगा कहाँ से? संचित निधि से। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में तो इनको पैसा ही नहीं मिलता। तो फिर क्या लिखा है क्वेश्चन? संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रखेगी? मंत्रिपरिषद रखेगा तो क्या ये रखेगा? विश्वास प्रस्ताव रखेगा। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, इसका क्या मतलब है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है कौन? विपक्षी दल। विपक्षी दल लेके आएगा कि हाँ, हमें जैसा लग रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है, ठीक, इसको कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो मंत्रिमंडल है, जिसका सरकार है, वो अपना प्रस्ताव रखेगी जिसका नाम है विश्वास कॉन्फिडेंस मोशन, कि हाँ हम अभी कॉन्फिडेंस है, हमारे पास अभी बहुमत है, ये दिखाने के लिए। अगर कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये नहीं पास हो पाता है तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की जा चुकी है? देखिए, वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं की गई है। वित्तीय आपात, वैसे ये आपातकाल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। किसमें है? इमरजेंसी, एक है 352 में, एक है 356 में, और एक है 360 में। 352 में है राष्ट्रीय आपात के बारे में, राष्ट्रीय आपात। 356 में है क्या? राष्ट्रपति शासन। और 360 में है क्या? वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति शासन तो बहुतों बार लग चुका है, ठीक है, अक्सर ही लगता रहता है। राष्ट्रपति शासन किसी विशेष क्षेत्र में या फिर पूरे जगह लग सकता है। 352 जो है ये लगा है अभी तक केवल और केवल 3 बार। कब लगा है? फर्स्ट टाइम लगा था जब इन दोनों लोगों की युद्ध हुई थी 1962 में, भारत और चीन युद्ध के समय, ठीक है। चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय लगा था पहली आपात। दूसरा लगा था पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ 1971 में, उस टाइम, ठीक है। और तीसरा लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में। वैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जो लगा था, इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, किन्होंने लगाया था? उस समय प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन प्रेसिडेंट थे कौन? क्योंकि इमरजेंसी लगाने का पावर किनके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है।
तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ही लगाए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग में अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद का कोई बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है, ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति के। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो है ना, केंद्र और स्टेट के बीच में बंटवारा किया जा चुका है शक्तियों का विभाजन, ठीक है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संघ सूची, इस पर केवल और केवल कानून कौन बनाएगा? संघ। राज्य सूची, इस पर कौन कानून बनाएगा? केवल राज्य। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? समवर्ती सूची में कानून बनाएगा संघ और राज्य दोनों मिलकर, ठीक है। दोनों बना सकते हैं। अगर राज्य बना चुका है पहले से और अगर संघ उसी विषय पर कानून बना दिया तो राज्य का कानून नन एंड वॉइड हो जाएगा और केंद्र का कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है? राज्य, मतलब यहाँ संघ तो है तो संघ तो केंद्र बनाएगा ही। राज्य वाले सेक्टर में केंद्र जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ कानून केवल केवल राज्य का विधानसभा ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब राज्य सूची पर राज्य में हस्तक्षेप कर केंद्र कानून बनाती है। कब? जब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यहाँ क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह करना है तब लागू किया जा सकता है। जैसे अभी देखते हैं, ये रहा बिहार, ठीक है, और ये रहा नेपाल, और कुछ कॉरिडोर वगैरह का निर्माण करना है अगर, तो बिहार सरकार से केंद्र सरकार पूछने नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली संधि कर लेगी और जो भी चाहिए होगा यहाँ का जगह, ये सब, इसके लिए जो भी कानून बनाना होगा वो संसद कानून बना सकती है, ठीक है। और कब बना सकती है? एक तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संधि, और ये जो है ना, इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 253 में, ठीक है। उसके बाद एक है 249, आर्टिकल 249। इसमें क्या है? इसमें राज्य केंद्र सरकार जो है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक। 250 में क्या है? जब बीती राष्ट्रीय आपात लागू होती है, राष्ट्रीय आपात लागू रहती है, उस टाइम में केंद्र जो है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। 252 क्या है? जब दो राज्य अनुरोध करे केंद्र से कि हमारे लिए कानून बना दीजिए, तब बना सकती है। और 253 तो देख ही लिया आप लोगों ने। 253 क्या था इसमें? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो तब बना सकते हैं। और एक है 356, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम में कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कम से कम याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से हटाया जाता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से हटाया जाता है। देखिए, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन हटाते कौन है? इनको जो हटाना होगा ना, CAG है। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो भी पैसा सरकार खर्च कर रही है, क्या क्या पैसा इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, सबका ऑडिट कौन तैयार करता है? यही। तो इनको तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन अगर हटाना हो तो क्या लगता है, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, दोनों संसद के महाभियोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, और संसद की संस्तुति पर, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, इनको हटाता कौन है? आंसर हो जाएगा इसका B, संसद के दोनों सदन पर महाभियोग के द्वारा। इनके ऊपर महाभियोग चलेगा, उसके बाद हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो CAG है, अगर इन्होंने जांच करा और जो अभी सरकार सत्ता में है उसकी कुछ बहुत सारी गलतियां पकड़ी, तो सरकार क्या चाहेगा कि इसको किसी तरह से जल्दी से यहाँ से डिसमिस करो, हटा दो, ठीक है। इतना ईजी नहीं है इनको हटाना। अगर इनको हटाना है तो ये बिल संसद में रखना होगा दोनों जगह। जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उस तरह से भारत के सर्वोच्च CAG को हटाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठन के विपक्ष हेतु मान्यता कितना होना चाहिए? कम से कम, देखिए, अगर विपक्ष दल बनना है तो कम से कम 10% सीट तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 545 है अभी, इसका 10% निकालेंगे तो 54, डेट मीन्स 55 के पास सीट जिस भी दल के पास होगा उसे विपक्षी दल घोषित कर देगा, वोट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे कम है तो उसको नहीं। लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स में लगभग 50 दिया हुआ है, तो 50 ही आंसर हो जाएगा। वैसे होगा एग्जैक्ट 55, ठीक है। 10% का होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा की अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? जो इमरजेंसी है संकट काल की घोषणा के दौरान कितनी अवधि पर होना चाहिए? 6 महीना की अवधि पर। डैट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि जब इमरजेंसी लगता है तो 6 महीने के लिए लगता है, ठीक है। और अगर संसद, लोकसभा, राज्यसभा इसको पास कर देती है उसके बाद फिर 6 महीना तक एक्सटेंड हो जाएगा, फिर 6 महीना के बाद फिर से इसको पास करवाना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही 6 महीना पर इसको पास करवाकर आगे बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? देख लो, अधिसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। किस क्षेत्र को? शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है। वही शेड्यूल्ड एरिया वाले 5th एंड 6th शेड्यूल्ड, याद है ना, 5th एंड 6th शेड्यूल्ड घोषित कौन करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम विधि अधिकारियों के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान न्यायवादी, जिनमें आर्टिकल लिखा गया है इनके बारे में, आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय जो है ना संसद खुद ही करती है, संघीय संसद, कि ये पद जो है ये लाभ का पद है और कौन पद लाभ का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के बीच में बच्चों के शिशुओं की शिक्षा का अधिकार, ये जो है अब मूल अधिकार है, लेकिन पहले नहीं था। इसे कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया। आर्टिकल 21 का ए, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। राज्य नीति निश्चित तत्व, इसमें जो है अभी देखिए 6 से 14 तक का है, ठीक है। और डीपीएसपी में 0 से 6 तक का है। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ, जो 0 से 6 तक का बच्चा सब होगा उसको शिक्षा देना, ये लिखा गया है आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में। लेकिन 6 से 14 तक के बच्चा सबको मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। वैसे डिफरेंसेस क्या होता है डीपीएसपी में और मौलिक अधिकार में? देखिए डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है लेकिन लीगल नहीं है, अभी हमें मिला नहीं है, धीरे धीरे मिलेगा। और मौलिक अधिकार है जो अधिकार मिल चुका है, ठीक है। जैसे देखिए डीपीएसपी में पहले 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया गया, 21 से ए में डाल दिया गया, ये पहले डीपीएसपी था। 6 से 14 तक के बच्चों को जो दिया जाता, 0 से 6 तक का सभी बच्चों को दिया जाता था, तो उसमें से 6 से 14 तक के बच्चों को कर दिया गया अभी मौलिक अधिकार में, लेकिन अभी 0 से 6 वाले को भी डीपीएसपी में ही रखा गया, ठीक है। हो सकता है कुछ समय बाद 0 से 6 को भी मौलिक अधिकार में डाल दिया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार, इसको जो है अब क्या कर दिया गया? लीगल राइट। ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसकी वजह से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक हटा लिया गया है और इसको जो है संपत्ति का अधिकार, और इसको कर दिया गया है 300 के ए में डाल दिया गया है, और ये जो है एक लीगल राइट बन गया है, ठीक है। और अभी केवल 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बचे रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक को, चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन से छाँट कर। विधि के समक्ष समानता, क्या नहीं मिलना चाहिए विदेशियों को? मिलना चाहिए, ये होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या उनकी प्राण की स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ये भी होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या ऐसा थोड़ी ना है कोई यहाँ घूमने आया उसके साथ शोषण किया जाए? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डैट मीन्स कि विदेशी कोई घूमने आया और यहाँ पे उसको इतना फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी बोले, जस्ट मीन्स सरकार के बारे में या कुछ भी बोले, टिप्पणी करे, ये केवल और केवल भारतीय जनता को ही है, विदेशियों को नहीं है। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछता है ज़्यादातर, केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है कौन कौन सा मौलिक अधिकार, वो आर्टिकल से पूछ देता है। तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30।
ये जो है ना केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक, केवल भारतीयों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये। 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा के मेंबर सभी अपना लोकसभा के आशय से प्रस्ताव अगर पारित कर दे तो हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण की सिफारिश है तो छठे वेतन आयोग तो ये थे, लेकिन अभी तो 7वें हो गए हैं। 7वें कौन है? ए के माथुर, अशोक कुमार माथुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता की। अगर उद्देशिका याद कीजिएगा उसमें भी लिखा हुआ है संप्रभुता, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सभी में, ध्वज, राजधानी, इन सभी की अपेक्षा संप्रभुता जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह है। लोक सेवा आयोग जो 1919 के द्वारा लाया गया था, ठीक है, 1919 के एक्ट के द्वारा लाया गया था। 1909 द्वारा क्या आया था? पार्लियामेंट, जिसमें कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था 1909 के द्वारा, ठीक है। वैसे आप 1909 और 1919 इसका भी डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस था, इनको बढ़िया से पढ़कर कमेंट में लिखिएगा ज़रा, ठीक है। 1919 और 1935 का डिफरेंस क्या था? वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से द्वैत शासन किस में लाया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था किस में लाई गई है, क्या होता है द्वैत शासन और क्या होता है द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में कब लाया गया है और प्रांत में कब लाया गया है, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। कम से कम 10 मिनट इस पे लगेगा समझाने में, ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, अब तो सेम ही हो गया ना, पहले 6 वर्ष हुआ करता था लेकिन अब हो गया है 5 ही वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा? ये जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसी को अम्बेडकर जी कहे थे संविधान की आत्मा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल की अनुमति रोक ले? आर्टिकल 111 जो है इस पे ही दिया गया है कि हाँ किस बिल को पास करना है, नहीं करना है, वो पास करते हैं आर्टिकल 111 का प्रयोग करके राष्ट्रपति, ठीक है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का आशय क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब होता है इसका निर्णय साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था रखते हैं कौन कौन, कहाँ कहाँ? भारत में भी है और यूएसए में है। भारत जो है यूएसए से ही लिया है जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है ये जुडिशियल रिव्यू पुनरावलोकन? इसका मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट पहले कोई सज़ा सुना चुकी है, अपना जो फैसला दे चुकी है, उसको चेंज कर सकती है अधिक बेंच का जज बैठा कर। जैसे 5 जज बैठकर अगर ये फैसला सुनाए कि समलैंगिकता सही है लेकिन समलैंगिक लोगों को शादी करने का अधिकार नहीं है, 5 से ज़्यादा अगर 7 जज बैठ जाएं और वो कह दे कि समलैंगिक लोग शादी कर सकते हैं, तो ये रूल लागू हो जाएगा। डैट मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने अपना ही निर्णय को रिव्यू करा है। पहले इन्होंने कहा था नहीं, अब कहा है हाँ। ये हो गया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कहाँ से लिया है भारत ने? यूएसए से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग गठित करने का सरकारी या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। सरकारी या आयोग गठित है संघ और राज्यों के बीच संबंध से, इसका आंसर याद कर लीजिएगा, संघराज्य, सरकारिया। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होते हैं? संसद के दोनों सदन, सभी सदस्य जो लोकसभा है और राज्यसभा है,
उसके दोनों जो मेंबर होंगे, जितने सारे मेंबर हैं, वो सभी मिलकर चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं PDF मैं इसका डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं धीरे धीरे करके इसका बेसिक भी चैप्टर वाइज 1 2 प्रीएम्बल से लेकर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, DPSP क्या है, ये सारे कुछ बना दूंगा। ठीक है, टाइम मिले तो। ओके, थैंक यू, गुड लक।